का है। लेकिन चलिए अब एक काम करते हैं, जरा बाजार का एक चेक लेते हैं और उसके बाद फिर हमारे मेहमानों को शामिल कर। देखिए आज जुलाई सीरीज की अच्छी शुरुआत हुई है और बेहतरीन शुरुआत के साथ आप देखिए 140 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया। 24,000 के लेवल्स को प्रोटेक्ट करता हुआ उसके ऊपर बंद होता हुआ नजर आया है आज निफ्टी 50। निफ्टी बैंक में आप देखेंगे तो करीब 500 अंकों की तेजी है। 58,000 के ऊपर क्लोजिंग आपको निफ्टी बैंक की भी मिली है। आज सेक्टोरल इंडाइसेस की अगर बात करें, कौन से सेक्टर्स चढ़े कौन से सेक्टर्स गिरे, तो आपको निफ्टी रियल्टी और एफएमसीजी शेयरों में आज जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है। वहीं कमजोरी में अगर आप देखेंगे तो आईटी, मेटल और फार्मा शेयर आज आपको बंद होते हुए नजर आए कमजोरी के साथ। तो ये ओवरऑल बाजार का ओवरऑल हाल था। अब एक काम करते हैं, जरा एक बार एक राय बाजार पर लेने के लिए हमारे मेहमानों को भी जोड़ते हैं और इस शो में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। पहले खास मेहमान हमारे साथ इनफैक्ट जुड़ ही चुके हैं और स्नेहा पोद्दार हमारे साथ जुड़ी हैं MOFSL से। उसके अलावा तेजस शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर। बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। तेजस जी, मैं पहले आपके पास आऊंगा। लेवल्स काफी अहम होंगे कल के बाजार के लिए। 24,000 को जैसे तैसे प्रोटेक्ट तो हमने किया है, लेकिन कल किन लेवल्स पर नजर रखनी है? क्या स्ट्रेटजी निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर होनी चाहिए? गुड आफ्टरनून विकास जी और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी पिछले 2 हफ्तों से एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 23,800 का सपोर्ट है और 24,200 का रेजिस्टेंस है। ये 400 पॉइंट के बैंड में ही निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है जब तक 23,800 का लेवल इंटैक्ट है। तो मुझे लग रहा है बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए और एक बार 24,200 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो आने वाले दिनों में हम 24,500 से लेके 24,600 तक के भी लेवल देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है और बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए। आने वाले दिनों में किसी का अगर एक महीने का नजरिया है तो बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है 60,000 तक के भी लेवल आ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये राय निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर आपको मिल गई है। चलिए अब एक काम करते हैं, जरा एक राय बाजार में आईटी शेयरों के ऊपर स्नेहा जी से लेते हैं, क्योंकि देखिए आईटी शेयर आज के बाजार में फिर से सबसे ज्यादा कमजोर होते हुए नजर आए। और कल की गिरावट आप देखें, कल करीब 3.25% की गिरावट आई थी और उसके बाद अप्रैल 2023 के लोज को टच करता हुआ नजर आया निफ्टी आईटी का इंडेक्स। टीसीएस जैसे शेयर अपने 5 ईयर के हाई से 50-55% नीचे इस वक्त कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आईटी सेक्टर पर क्या राय बनती है उन व्यूअर्स को जिनको ऐसा लग रहा हो कि अब आईटी सेक्टर में बहुत गिरावट आ चुकी है, अब खरीदारी कर सकते हैं, मौके खोज सकते हैं, उनको क्या सलाह आपकी होगी स्नेहा जी? गुड आफ्टरनून विकास जी। सो आईटी सेक्टर में हमारी राय थोड़ी सी नेगेटिव साइड में ही है। काफ़ी टाइम से हम नेगेटिव वो रखे हैं और जो Q1 के जो नंबर्स इस बार एक्सपेक्टेड है वो भी काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे। AI का ओवरहैंग कंटिन्यू रहेगा। मेनली क्या है कि जो गाइडेंस है इनकी FY27 के लिए वो ऑलरेडी इन्होंने Q4 में टेपर डाउन की थी, बट चांसेस है कि शायद Q1 के बाद उन्हें और नंबर्स को थोड़ा टेपर डाउन करना पड़ेगा। अदरवाइज नहीं तो H2 में इनकी जो आस्किंग रेट होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मार्जिन्स पे भी प्रेशर बने रहेंगे क्योंकि कंटिन्यूसली ये जो इनकी AI के कारण जो बिजनेस डिसरप्ट हुई है, तो अब इन्हें जो न्यू पार्टनरशिप्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस मॉडल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसके कारण इनके जो ओवरऑल कॉस्ट है वो काफ़ी शूट अप हो गए। तो कॉस्ट प्रेशर के कारण मार्जिन से प्रेशर बना रहेगा और रेवेन्यू ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट है। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे एक मेजर इम्पैक्ट दिखाई देगा एंड ये कुछ क्वार्टर्स कंटिन्यू रहेंगे जब तक इनकी बिजनेस मॉडल AI रेडी नहीं हो जाती और इन्हें न्यू डील्स आने स्टार्ट नहीं हो जाते। सो बहुत अहम है आईटी सेक्टर को री रेटिंग अगर यहाँ से होनी है तो AI में न्यू प्रोजेक्ट्स इन्हें न्यू प्रोजेक्ट विन इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब तक वो हमें नहीं दिखाई देता है मार्केट इन कंपनीज को वापस से वैल्यू नहीं देगी। सो बहुत क्रूशियल फेज है, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज में इन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। आप 1 साल समझ के चले कि इन्हें 1 ईयर जैसा टाइम फ्रेम लगेगा अपने बिजनेस मॉडल को ट्रांसफॉर्म करने में और न्यू AI डील्स विन करने में। तो अभी के लिए एटलीस्ट मैं इन्वेस्टर्स को आईटी सेक्टर से दूर रहने की ही सलाह दूंगी। चलिए फिलहाल के लिए आईटी सेक्टर से दूर रहने की सलाह इन्वेस्टर्स को दी जा रही है स्नेहा जी की तरफ से। चलिए अब हमारे व्यूअर्स की तरफ से सवाल फटाफट आने शुरू हो चुके हैं और पहला सवाल हमारे पास अभिषेक कुमार का आया है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर।
426 शेयर इन्होंने खरीदे 39 रुपए के भाव पर। इस वक्त मौजूदा भाव 15 रुपए के नीचे के हैं। हालांकि आज स्टॉक 4% चढ़ा है, लेकिन 39 के भाव से तो अब भी काफी दूर है। 10,000 के आसपास का लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। तेजस जी, क्या सलाह आप देंगे हमारे ये जो व्यूअर है अभिषेक जी उनको? माफ कीजिएगा, ये स्टॉक मेरे कवरेज में नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उत्कर्ष एसएफबी कवरेज में नहीं है। स्नेहा जी, आपकी कवरेज में है क्या? नहीं, हमारे कवरेज में भी उत्कर्ष नहीं है। पर देखिए, ओवरऑल जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, ये ओवरऑल स्पेस काफ़ी अच्छा कर रहा है। बट अगर हम उत्कर्ष की बात करें तो इनके नंबर्स में वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दी है जो बाकी बैंक्स के नंबर्स में दिखाई दी है। इनफैक्ट उनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी रिवाइव हो गई जो बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है। बट उत्कर्ष अभी भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। एसेट क्वालिटी में एक इनके पेन दिखाई देता है। तो ओवरऑल ग्रोथ भी बहुत म्यूटेड है, एसेट क्वालिटी में स्ट्रेस है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इस स्टॉक से दूर बने रहिए। बट हमारा ऑफिशियल कवरेज इस पे नहीं है। ठीक है, कवरेज नहीं है, बट जो एक एडवाइस एक रिसर्चर के तौर पर, एक एक्सपर्ट के तौर पर स्नेहा जी बता सकती थी, वो आपको उन्होंने बताई है। तो आप निश्चित तौर पर इसे सुनिए और अपने रिसर्च को, अपने आप से भी रिसर्च थोड़ी बहुत कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और उसके बाद ही इस पर आप कोई भी ट्रेड लेने का फैसला कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल हमारे पास आया है राजेंद्र का, और राजेंद्र का सवाल है आईटीसी लिमिटेड के ऊपर। 130 शेयर इनके पास है 290 के भाव पर। जहां खरीदा इन्होंने उसी भाव पर अब भी है। तो एक राय लेते हैं जरा। तेजस जी, आईटीसी काफी दिनों से ये शेयर इसी आसपास रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कोई बेस बना चुका है क्या? तेजी के लिए तैयारी हो रही है क्या इसमें? देखिए, आईटीसी की बात करें तो अभी भी एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक है। 300 और 302 के करीबन काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल सरपास नहीं करता है, फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। स्टॉक का इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छा है। एक बार 302 का लेवल सरपास होगा तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा और इन दैट केस stock can test the level of 317 to 320 on the higher side. चलिए ठीक है, ये राय आपको आईटीसी के ऊपर मिल गई है। एक और सवाल हमारे पास जो आया है वो है पॉलीकैब के ऊपर, और 90 शेयर है। योगेश ने सवाल ये भेजा है। 4,288 के भाव पे इन्होंने खरीदा। पैसे डबल हो गए हैं इनफैक्ट इनके। तो 90 शेयर हैं और ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। 4,88,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। स्नेहा जी, क्या सलाह आपकी होगी? थोड़ा मुनाफा वसूलने की सलाह देंगी क्या आप, या फिर अभी इनको टाइट होल्ड करके बैठना चाहिए? स्टॉक आगे और भी जा सकता है? देखिए, अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली इसे टाइट होल्ड करके बैठना चाहिए। इनफैक्ट कोई भी अगर बड़ा डिप देखने को मिलता है तो उसमें और अक्यूमुलेट करना चाहिए। बट अगर शॉर्ट और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक लिया था तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। बेसिकली ये जो लीडिंग कंपनी है केबल्स एंड वायर्स में, और केबल्स एंड वायर्स की जो कंपनीज है वो एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ से बेनिफिट कर रही है। तो बेसिकली सेक्टर टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग है बिकॉज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, जो पावर साइड में इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, डेटा सेंटर साइड में इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, तो इन सब में केबल्स एंड वायर्स की रिक्वायरमेंट ट्रिमेंडस है। और इसी के कारण इनकी जो ओवरऑल स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी नेक्स्ट 4 to 5 years के लिए बहुत रोबस्ट है। एंड ये डायरेक्टली अपने रॉ मटेरियल प्राइसेस को पास ऑन कर देते, तो एटलीस्ट वो फ्लक्चुएशन इन रॉ मटेरियल प्राइसेस के कारण इन पे कोई सच प्रेशर नहीं है। तो मेरी सलाह रहेगी, अगर शॉर्ट टर्म है तो आप मुनाफा वसूल लीजिए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म है तो इसमें बने रहना चाहिए। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया था, मीडियम टर्म के लिए लिया था, तो प्रॉफिट थोड़ा बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म है तो बने रहिए, ये सलाह आपको मिल गई है। चलिए अगला सवाल हमारे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल के ऊपर कुणाल का आया है। 2200 शेयर इन्होंने खरीदे हैं 401 रुपए के भाव पे। इसी आसपास चल भी रहा होगा। हाँ, 416 रुपए के भाव चल रहे हैं। तो चूंकि क्वांटिटी काफी ज्यादा है तो 15 रुपए में भी इनको 33,660 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये स्टॉक कुछ खास कर नहीं पाया पिछले एक साल में। अगर आप देखेंगे ना तो इसका स्टॉक का रिटर्न नेगेटिव में ही आपको नजर आएगा। देखिए, हाँ, एक फ्लैट रिटर्न 1.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है। फ्लैट रिटर्न या फ्लैट टू नेगेटिव आप मान लीजिए इसके रिटर्न को एक साल में। तेजस जी, एक बार जरा बीएल पे अपनी राय दीजिएगा। तमाम शेयर्स चलते हुए नजर आए डिफेंस के, लेकिन बीएल बहुत ज्यादा तेजी दिखा नहीं पाया है अब तक।
क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए स्ट्रक्चर अभी भी वीक है स्टॉक का। बाइंग मोमेंटम आने के लिए 420-22 का लेवल सरपास करना पड़ेगा। बट क्योंकि स्टॉक एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है, मेरी सलाह रहेगी होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को विद स्टॉप लॉस बिलो 399। एक बार 422 का लेवल अगर ये स्टॉक में सरपास होता है तो मुझे लग रहा है ऊपर में 435 से लेके 440 तक के भी लक्ष्य आ सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 399। बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। और क्या बेहतरीन स्टॉक रहा है ये पिछले 5 साल के, अगर आप नजरिए से देखेंगे ना, तो 3 साल में करीब करीब 250% के आसपास रिटर्न दिया स्टॉक ने, और 5 साल में 600%, यानी 6 गुना हो गया ये शेयर। तो ये बेहतरीन तेजी तो दिखा चुका है पिछले 5 साल में। हाँ, निश्चित तौर पे एक साल पिछला जो है वो बहुत अच्छा रहा नहीं है इस स्टॉक के लिए। फिलहाल होल्ड करने की राय तेजस जी की तरफ से आपको मिल रही है। चलिए अगला सवाल हमारे पास आया है विनीता का, प्राज इंडस्ट्रीज के ऊपर 319 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदारी की है। 2000 शेयर इनके पास है, 361 पे चल रहा है। एक राय इस पर लेते हैं, और ये राय हम तेजस जी आपसे ही लेंगे। प्राज इंडस्ट्रीज को चेक करके बताइएगा एक बार कि क्या राय आपकी बनती है। इनको थोड़ा प्रॉफिट तो बन रहा है, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए प्राज इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक ने आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई थी, बट इसका जो रेजिस्टेंस जोन था 360 6 से लेके 370 के करीबन वो सरपास नहीं कर पा रहा है। तो 50% मुनाफा वसूली कर सकते हैं, और द रिमेनिंग पोजीशन के लिए 352 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 370 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो एक अच्छी खासी रैली आ सकती है स्टॉक में, और इन दैट केस स्टॉक कैन टेस्ट द लेवल ऑफ 400। सो वेट फॉर अ ब्रेकआउट अबाउट 370। चलिए ठीक है, ये राय प्राज इंडस्ट्रीज के ऊपर हो गई। अगला सवाल हमारे पास आया है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का, सुमित का सवाल है। एनएसडीएल के ऊपर 200 शेयर इन्होंने लिए हैं 1330 रुपए के भाव पर, 853 पे चल रहा है ये स्टॉक, काफी ऊपर के भाव पे इन्होंने खरीदे हैं। स्नेहा जी सलाह चाहते हैं ये लॉन्ग टर्म के नजरिए से, क्या सलाह आपकी होगी? देखिए एनएसडीएल ऐसे तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट इनकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो थोड़ी सी FY26 में म्यूटेड थी। पर इन जनरल अगर आप देखें तो क्योंकि नए नए फिनटेक ब्रोकर्स कंटिन्यूसली ऑनबोर्ड हो रहे हैं, और क्योंकि इन्होंने इनकी जो कंपटीशन है वो काफ़ी लिमिटेड है, एंड ओवरऑल जो इनकी अब एक्सपेंस है FY27 में वो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से जाके थोड़ी मॉडरेट होगी, जिसके कारण मार्जिन इम्प्रूवमेंट इन्हें देखने को मिल सकता है। और क्योंकि अब यहाँ से मार्केट में वॉल्यूम्स ने भी पिकअप की है, तो ओवरऑल जो अर्निंग्स है इनकी वो भी रिटर्न होनी चाहिए। प्लस इनकी जो ओवरऑल बैंकिंग मिक्स है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली बड़ी है, तो एक नंबर्स में एक स्टेबिलिटी दिखाई देती, तो एक डिसेंट स्टॉक है। और मेरी राय है कि आप इसे होल्ड कर सकते हैं अगर लंबा नजरिया है तो, और अगर शॉर्ट टर्म नजरिया रखते हैं तो फिर इसमें आप निकलने की भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये एक थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी टाइप काउंटर है। ये बहुत ज्यादा आपको क्विक रिटर्न्स देने वाला काउंटर नहीं, बट लंबे अवधि में ये आपको पैसे बना के देंगे। चलिए ठीक है, ये राय एनएसडीएल के ऊपर आपको मिल गई है। चलिए एक और सवाल को शामिल करते हैं, और ये सवाल हमारे पास आया है, हमारे व्यूअर आंचल हैं उनका, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी जी शिपिंग के ऊपर ये सवाल आया है, और 1417 के भाव चल रहा है, इन्होंने 1710 पे खरीदा है। अच्छा, इस स्टॉक का 52 वीक हाई 1798 का है, तो इन्होंने लगभग 52 वीक हाई के पास में ही खरीदारी ये की है। 50 शेयर है, और 3 महीने का नजरिया इनका है, इन्होंने अपना नजरिया भी भेजा है। तेजस जी क्या राय होगी, 3 महीने के नजरिए से इन्होंने रखा है, क्या इस लेवल पे अभी होल्ड करने की आप सलाह देंगे 3 महीने के लिए, या फिर प्रॉफिट लॉस को बुक करें और कहीं और पे जो है वो प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें? देखिए जी शिपिंग की बात करें तो स्ट्रक्चर वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है, और आज भी देखेंगे तो जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से उसके नीचे बंद दिया है, तो मुझे लग रहा है ये वीकनेस जारी रहेगी। नीचे में 1350 तक के भी लेवल आ सकते हैं। सो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर कोई पुल बैक रैली आती है तो इसमें से निकल जाना ही मुनासिब रहेगा। तो कोई पुल बैक रैली आए तो आप इससे निकल जाइए, यही आपके लिए बेहतर रहेगा, ये सलाह आपको मिल गई है। चलिए अब एक काम करते हैं, सवालों के सिलसिले को यहीं रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, और हमारे जो खास सेगमेंट्स हैं उनको लेकर आते हैं आपके लिए, और वीआईपी शेयर्स आपके सामने रखते हैं।
वीआईपी यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स, ऐसे शेयर्स जहां पर वैल्यू छिपी हुई है और हमारे मेहमान उसे खोज कर लाते हैं आपके लिए, ताकि आप वहां पर पैसे बना सकें, प्रॉफिट कमा सकें। तो सबसे पहले शुरुआत स्नेहा जी से करते हैं। स्नेहा जी बताइए, आपने क्या चुना है आज वीआईपी शेयर के तौर पर? वीआईपी शेयर में मैं सबसे पहले पिक है मैक्स हेल्थ केयर। तो अगर आप देखेंगे नोएडा मार्केट में एक डिमांड सप्लाई मिसमैच देखने को मिल रहा है। वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा है कि डिमांड सप्लाई को सरपास कर रहा है। तो मैक्स हेल्थ केयर वहाँ पे उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, प्लस कई न्यू हॉस्पिटल्स ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन के थ्रू वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जिससे ये इस डिमांड सप्लाई मिसमैच का बेनिफिट उठा सकेंगे। प्लस इन्होंने अपने जो एग्जिस्टिंग न्यू हॉस्पिटल्स जो उन्होंने लास्ट ईयर लॉन्च किए थे उन्हें को क्विक टर्न अराउंड कर रहे। तो मैक्स हेल्थ केयर को देख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1329। मेरी दूसरी पिक रहेगी टेरल, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स है। तो यहाँ पे आप टारगेट प्राइस 420 का देख सकते हैं। बेसिकली कंपनी को एक अल्ट्रा मेगा ऑर्डर मिला था 1000 करोड़ का रिसेंटली पावर ग्रिड से, जिससे उसके ओवरऑल ऑर्डर बुक को और स्ट्रेंथनिंग मिलती है। इससे रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। ये जो प्रोजेक्ट है ये आपके हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट में है, जो कि हाई मार्जिन सेगमेंट है। प्लस कंपनी ने बहुत अग्रेसिव टारगेट सेट किया है अपने ओवरऑल कैपेसिटी को डबल करने की, जो कि बाय FY27 एंड वो हो जानी चाहिए। प्लस बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ ये एक बहुत ही स्वीट स्पॉट में रहेंगे इस सेक्टर के टेलविंड्स को एंजॉय करने के लिए। सो टेरल मैं सजेस्ट करूंगी विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 420। चलिए, तो ये दो स्टॉक्स आपके लिए, टेरल ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड 420 रुपए के टारगेट्स के लिए 6 से 12 महीने का नजरिया, और दूसरा स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा मैक्स हेल्थ केयर का 1329 रुपए का टारगेट आपको यहां भी रखना है 6 से 12 महीने के लिए। ये स्टॉक भी आपको लेना है। तो दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर हैं। एक बार अब तेजस जी से समझते हैं कि उन्होंने क्या चुना है हमारे व्यूअर्स के लिए। तेजस जी, कौन है वीआईपी शेयर आपके आज? तो आज की मेरी पहली पिक है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। स्टॉक में रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया था और आज के सत्र में एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म हुई है। स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म मूविंग है और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, और रिसेंटली जो ब्रेकआउट आया था काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ था, तो जेन्युइन ब्रेकआउट लग रहा है। तो ये स्टॉक में करंट भाव पे डिप में खरीदारी करने की राय है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना 480 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 550 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 585 का। और दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। ये स्टॉक भी देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में चल रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, प्लस एक राइजिंग चैनल में भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो ये स्टॉक में भी करंट भाव पे डिप में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना है 72 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 85 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 91 का। चलिए, तो ये दो स्टॉक्स आपको वीआईपी शेयर के तौर पे तेजस जी की तरफ से भी। IDFC फर्स्ट बैंक आपको इस CMP पे लेना है और स्टॉक के टारगेट्स आपको रखने हैं 85-91 के, स्टॉप लॉस 72 रुपए का रखना है। और दूसरा स्टॉक आपके लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस का, जिसके टारगेट स्टॉप लॉसेज आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। टारगेट्स आपको 550-585 के रखने हैं। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 400, स्टॉप लॉस इसको 480 पे रखना है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये दो स्टॉक्स और मिल गए, 4 स्टॉक्स आपके लिए वीआईपी शेयर के तौर पे। और इसी के साथ अब शो को यहीं समेटेंगे। स्नेहा जी, तेजस जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और तमाम शेयरों पर आपने अपनी बेहतरीन एडवाइस हमारे व्यूअर्स के लिए साझा की और साथ में वीआईपी शेयर्स भी लेकर आए। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जाए।